Hello students. In the last video we had discussed about something about neo-determinism or stop and go determinism. So in the last class I have just forgot to discuss or to explain briefly what do you mean by stop and go determinism. बच्चों हमने न्यू डिटरमिनिज्म के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो स्टॉप एंड गो का मतलब यही है कि ये जो ट्रैफिक लाइट की बात हमने की थी एग्जांपल, कि इसमें नेचर क्या है। नेचर जो है वो हमें लिमिट दिखा रही है, ठीक है, कि आप अपने लिमिट को पहचाने, ठीक है। मैन कैन डेवलप विद इन द लिमिट गिवन बाय द एनवायरमेंट, ओके, बट इफ यूल क्रॉस, ह्यूमन विल क्रॉस दैट लिमिट, देन देयर वुड बी some accident in the form of like global warming, air pollution, water pollution, etc. ठीक है। तो उसमें यही है, ये स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म का मतलब ये है कि नेचर जब आपको ये दिखा रही है कि नाउ देयर इज अ लिमिट, बहुत पॉल्यूशन हो चुका है, एनवायरमेंट इज गेटिंग हार्म्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स अनेबल टू हील इटसेल्फ, ठीक है। तो वो बोलती है अब ह्यूमन आप रुक जाओ, ठीक है, और अपनी लिमिट को पहचानो, फिर आगे बढ़ो डेवलपमेंट करने के लिए। तो कि जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, तो हमें रुक जाना चाहिए और एनवायरमेंट को हील होने देना चाहिए, ठीक है, और तब हमें अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को फिर से शुरू करना चाहिए। कुछ ट्रैफिक लाइट की तरह, ठीक है, कि जब चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है ना, तो अगर ट्रैफिक लाइट नहीं होगी तो क्या होंगे, सब इधर से भी आ रही होगी, उधर से भी आ रही होंगी, इधर से भी आ रही होंगी, सभी जो व्हीकल्स हैं क्या हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगी, और उससे क्या है, कोई भी जो अपने रास्ते में आगे जाना चाह रहा है वो नहीं जा पाएगा, और जो है एक जाम की स्थिति बन जाएगी, ट्रैफिक जैम की, ठीक है, और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट द ट्रैफिक, तो एक्सीडेंट भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म भी इसका नाम है, नियो डिटरमिनिज्म का, कि आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इफ ह्यूमन इज डेवलपिंग इटसेल्फ एंड ह्यूमन इज परफॉर्मिंग सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज, देन व्हेन नेचर इज showing some signs that now you'll have to stop the development activities and let the environment gets heal itself or gets healed, जब वो सही हो जाए तब आप आगे बढ़िए, है ना। जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हैं उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम ना कर लें कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और दोबारा रिचार्ज ना कर पाए अपने आप को, ठीक है। तो यही है स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, कि हमें एनवायरमेंट के लिमिट को पहचानना है और अपने आप को रोकना है वहाँ पर, ठीक है, और फिर जो है कुछ अलग तरीके निकालने हैं हमें डेवलपमेंट करने के, जिससे कि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। तो ये है स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म का एक सिंपल सा मतलब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। बच्चों, देयर आर थ्री कॉलम्स हियर। द फर्स्ट कॉलम इज डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड, ठीक है, पहले में ये पीरियड दिया हुआ है, सेकंड में मतलब किस समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा अप्रोच इज कि उस समय हम ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते थे, ठीक है, किस तरीके से पढ़ते थे, कौन सा मेथड अपनाते थे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। ब्रॉड फीचर्स, और उसमें क्या मेनली किस थीम के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, ऐसा उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नाम का कोई डिसिप्लिन था नहीं, ठीक है, बट जो बात आ जाती है कि जब हमने बाद में एनालिसिस किया तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया है। तो अर्ली कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जो उस समय पावरफुल कंट्रीज़ थे जिनके पास नेवल पावर थी, ठीक है, 1450 से हम रफली मान सकते हैं, ये टाइम पीरियड डिफर कर सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अप्रोच क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड, तो एक्सप्लोरेशन जो है ना ये 15th सेंचुरी से शुरू हो गई थी, है ना, 1400 से, ठीक है। काफ़ी जो सेलर्स थे वो स्पेन से, है ना, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ से वो जा रहे थे, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए नए नए एरियाज़ को। तो इसलिए हमने 1450 ले लिया है, मिड 15th सेंचुरी, एंड वो 1800 तक के पीरियड को हम अर्ली कॉलोनियल पीरियड मानते हैं, मतलब एक रफली मान सकते हैं, ठीक है। तो
अप्रोच क्या था? एक्सप्लोरेशन, नए नए एरियाज को ढूंढना, है ना। इसी में देखिए इंडिया की खोज हुई, मतलब सी रूट के थ्रू। सी रूट कौन सा था इंडिया के लिए यूरोप से? तो वो किसने ढूंढा था? ठीक है, वास्को डिगामा ने। और न्यू वर्ल्ड, अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका का पता नहीं था उस समय तक, ठीक है। अमेरिका को ढूंढा किसने? कोलंबस ने, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन था। और जब ये नए एरियाज में जाते थे, नए एरियाज इनको मिलते थे, तो ये उनके बारे में लिखते थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कि वहाँ पे क्या है, कैसे मिला, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन, किस तरह का डिस्क्रिप्शन वो करते थे? मतलब सबको जो जो चीज़ देख रहे हैं उन सबको लिख देना, उनका डिस्क्रिप्शन कर देना, ये, ठीक है। लेटर कॉलोनियल पीरियड, इसको हम मान सकते हैं 1830 से 1914 तक, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया था तो मुझे ये थोड़ा सा मिला कि यहाँ से जो कॉलोनियलिज्म का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या है कि रीजनल एनालिसिस पे फोकस था, ठीक है। अप्रोच तो जा, एक रीजन चूज करना है और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन, उस रीजन के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में एक सिस्टमैटिक वे में उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो ये ब्रॉड फीचर था इसका, इस पीरियड का। फिर जो है 1930s थ्रू इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर बच्चों बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, ठीक है, टिल द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो 1918 टू 1939, ये 1930s का मतलब होता है द डेकेड ऑफ 1930s, है ना। 30 से शुरू होके 40 तक, मतलब 39 तक, क्योंकि 1940 से फिर 1940s का डेकेड शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था? अप्रोच एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब हर एक एरिया दूसरे एरिया से अलग अलग होता है, तो उसके यूनिकनेस को पहचानना, ठीक है। क्या था? आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, कि कोई रीजन यूनिक क्यों है, अलग दूसरे एरिया से अलग क्यों है, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, ठीक है। इफ वन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एरिया, सपोज I'm giving you an example. Don't you think Jammu Kashmir is very very different from, let's say, West Bengal, है ना। Physiography is mountainous, hilly, है ना। Forest types are very different. The soil types are very different in J&K from West Bengal, ठीक है। Food habits are different. तो ये जो एरियल डिफरेंशिएशन है कि एक एरिया जो है वो दूसरे एरिया से डिफरेंट, तो क्यों है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और वो क्यों है ऐसा, ठीक है। तो वो रीजन देना ये भी जरूरी है। एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि कारण बताना, कोई भी चीज ऐसा है तो क्यों है। लेट 1950s टू 60s, ये इस फेज को हम, इस पीरियड को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। बच्चों क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? डेटा से रिलेटेड, है ना, मैथ्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, जहां हम डेटा की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे फोकस चला गया था हमारा किस चीज पे? हमने काफी ज्यादा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज करते थे पढ़ने में, ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को। क्या था? यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, जिससे कि हम डेटा एनालाइज कर सकें, ठीक है। इस समय तक डेटा काफ़ी प्रोड्यूस होने लगा था, ठीक है, और उसकी एनालिसिस हम करते थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आइडेंटिफाइंग मैपेबल पैटर्न्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उसको कोशिश कर रहे थे, जैसे कि ह्यूमन माइग्रेशन। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे थे उस समय कि ह्यूमन माइग्रेशन का जो डेटा है, कितने लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जो है माइग्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह का जेंडर कॉम्पोजिशन है माइग्रेशन का, उसको मैप पे हम मैप कर पाए, ठीक है। उसको मैप में एक मैप के फॉर्म में हम उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर पाए, उसको समझ पाए। तो उसके लिए जो है उतने डेटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज शुरू हो गया था, स्टैटिस्टिकल टूल शुरू हो गया था, मैथमेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल यूज किए जा रहे थे, फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल अप्लाई किए जा रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए, ठीक है, जो कि इसके पहले नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ है। अप्रोच क्या था? स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब स्पेस जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ह्यूमन एक्टिविटी से, ठीक है। ह्यूमन किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है और वो जहाँ कर रहा है वहीं क्यों कर रहा है, कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है ना।
जैसे इंडस्ट्रीज हैं, तो कुछ एरियाज में इंडस्ट्रीज क्यों लग रहे हैं, क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि स्पेस जो ज्योग्राफिकल एरिया है, लैंड है, वो किस 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 तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है ऑर्गेनाइज्ड है, और उसके पैटर्न को समझना, ये मेन ब्रॉड फीचर था। ठीक है। 1970s के डेकेड में क्या होता है बच्चों, ये कुछ स्कूल्स इमर्ज होते हैं, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, और इन सब का फोकस जो है क्या था, ऑन सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। ये इसके अगेंस्ट आए थे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के। उन्होंने बोला कि ये मैथमेटिकल टूल्स, कंप्यूटर से हम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही से सर्वे किया जाए, उनको देखा जाए, फिर उनके बारे में लिखा जाए और उनको सॉल्व किया जाए। इनका जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है अलग से इनके बारे में हम बात करेंगे, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल अप्रोच। इतना ध्यान में रखना है कि ये सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डील करते थे। ठीक है। 90s में क्या होता है, 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या होता है बच्चों की, थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ नहीं, ये कहता है कि एवरीथिंग इज यूनिक, है ना, कि मैं बिल्कुल अलग हूँ आपसे, मेरी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है आपसे। तो ये जो थियरीज बनती है ना बड़े बड़े, कि लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और ऐसा ही होगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ग्रैंड थियरीज हैं ये गलत है। ये ग्रैंड थियरीज लोगों पे लागू ही नहीं होंगी, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स एक क्रिएचर है, और एवरी ह्यूमन बींग्स थिंक्स डिफरेंटली। तो इन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल लागू नहीं होता। सो द फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट, माने हर एक व्यक्ति का, ठीक है, हर एक जो एरिया है उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसको समझने के लिए हमें उनका जो लोकल एनवायरनमेंट है हर एक व्यक्ति का, उसको समझना पड़ेगा। और यही है पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, एवरी रीजन इज यूनिक, और सबकी कंडीशन अलग अलग है, सबको अलग अलग समझना पड़ेगा। ठीक है, ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये जो स्कूल्स की बात हम कर रहे थे बच्चों, ये 1970s वाली, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देख लेते हैं कि उनके क्या ब्रॉड फीचर्स हैं। देखिए, तो वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। बच्चों जो वेलफेयर का मतलब क्या होता है ना, भलाई, ठीक है, किसी की भलाई करना, है ना, किसी को लाभ पहुंचाना, है ना। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक बना है ह्यूमन से, ठीक है, मतलब मानव, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा है ये। तो ये क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग। ये कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, उन प्रॉब्लम्स के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा जाना चाहिए, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग को की जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाए, ह्यूमन बीइंग के जो लाइफ है उसको, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करे। ओके, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे देखिए हाउसिंग बहुत बेसिक चीज है ना, कि घर होना, ठीक है, हेल्थ। अब आपको समझ में आ रहा होगा हेल्थ की इम्पोर्टेंस आज अभी, ठीक है, क्या हालत हो गई है देखिए कोरोना वायरस के चक्कर में, है ना। और टीवी पे देखिए कई एडवर्टीजमेंट आ रही हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, है ना, ठीक है, और हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति हो रखी है, वो कौन से मशीन की बात कर रहे हैं, जैसे कि पीपीई नहीं है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं डॉक्टर्स के पास, ठीक है, और जो आईसीयू में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैं नाम भी भूल रहा हूँ, ठीक है, उसकी कमी है। वेंटिलेटर्स, ठीक है, वेंटिलेटर्स की कमी है, उतने हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो मिनिमम है वो भी नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। एजुकेशन की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, काफ़ी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे, और पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक घर होना चाहिए जहां वो रह सके, हेल्थ, वो स्वस्थ रह सके, अगर बीमार पड़ता है तो हेल्थ हॉस्पिटल जो है एक्सेसिबल हो, है ना, ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा खर्च हो कि वो अपना इलाज कराना एफोर्ड ही ना कर पाए, है ना।
और दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन भी जो है एक्सेसिबल होना चाहिए और एफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है, कि हर एक व्यक्ति जो भी है, जो भी बच्चा है या फिर एडल्ट है, वो एक अच्छा एजुकेशन पा सके। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उस पे ये स्कूल फोकस करता है। तो वेलफेयर स्कूल और ह्यूमनिस्टिक स्कूल को फॉलो करने वाले जो जियोग्राफर्स थे, उन्होंने इन प्रॉब्लम्स पे फोकस किया कि हम हाउसिंग फैसिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और हेल्थ फैसिलिटी को कैसे बेटर बना सकते हैं, एजुकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहता है, ठीक है। रेडिकल स्कूल क्या कहता है? देखिए, रेडिकल मतलब क्या होता है मालूम है? रेडिकल, पहले वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। रेडिकल का मतलब होता है कि जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं ना, उसको चेंज कर देना, कंप्लीट चेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिकल। तो कुछ ज्योग्राफर्स थे जो आए, उन्होंने कहा, थोड़े से एकदम रेडिकल हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, ये इस सिस्टम से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। और उनका मेन फोकस किस पे था? पॉवर्टी पे, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे, है ना। पॉवर्टी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थोड़ा सा रिलेटेड ही है, ठीक है। दोनों किस चीज़ की बात करते हैं? रिच एंड पुअर की। समझ में आ रही बात? ठीक है, रिच एंड पुअर दोनों की बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो रेडिकल स्कूल वाले ये बोलते थे कि हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, जो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है बच्चों अभी का, क्या है वो? उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप कितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो, अगर लीगल मीन्स से बना रहे हो, मतलब लीगली बना रहे हो, धोखाधड़ी से नहीं बना रहे हो, तो वो आपका अपना है, वो कोई छीनेगा नहीं आपसे, गवर्नमेंट उसको एक्वायर नहीं करेगी, एंड यू कैन लीव अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है। आप अमीर बनिए, आप जितना पैसे कमा सकते हैं पैसे कमाइए, ठीक है। और तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहते थे कि इसको चेंज करना पड़ेगा, इस पूरे कंप्लीट कैपिटलिस्टिक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉवर्टी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसके सोर्स में कौन है? इसके सोर्स में इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट इज कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म। तो ये कहते थे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो उनका अपना व्यू था, मतलब, लेकिन वो इसके, और ये इंस्पायर्ड थे किससे? मार्क्स के आइडिया से, ठीक है। तो मार्क्स भी यही कहता था कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी तब तक ये इनइक्वालिटी बना रहेगा, ठीक है। तो मार्क्स के आइडियाज से जो है रेडिकल स्कूल के जो ज्योग्राफर्स थे, ह्यूमन ज्योग्राफर्स, वो इंस्पायर्ड थे, वो इन्फ्लुएंस थे इससे, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहेवियरल स्कूल पे। देखिए बच्चों, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर है ना, व्यवहार, है ना। जैसे मैं ये कहूँगा कि ना, माई बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये सबका है। मैं अगर कहूँ कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, या आपके घर में ही आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कहीं ना कहीं सबका बिहेवियर जो है थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो स्कूल है, इसमें जो ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें हर एक व्यक्ति के बिहेवियर पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे सोचता है, ठीक है, वो कैसे चीज़ों को देखता है। देखने का मतलब है कि किस एंगल से, किस थॉट प्रोसेस से देखता है, कौन सा ओपिनियन वो बनाता है किसी चीज़ को देखने, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनका जो फोकस था वो क्या? लाइव्ड एक्सपीरियंस, है ना, लिव्ड एक्सपीरियंस पे, और परसेप्शन ऑफ स्पेस। लिव्ड एक्सपीरियंस का मतलब बच्चों क्या होता है कि देखो, अगर किसी भी चीज़ के बारे में हो, ठीक है, अगर मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, मेरी फैमिली की जो एनवायरनमेंट है वो आपके फैमिली से एनवायरनमेंट से अलग है, तो कहीं ना कहीं जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वो आपकी अपब्रिंगिंग से अलग है, ठीक है। तो मैं जिस तरह से किसी चीज़ के बारे में सोचूंगा ना, आप थोड़े अलग सोचोगे। इसी को बोलते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस, कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, हमने जो जिया हुआ है, हमने जो एक्सपीरियंस, हमने जो जीवन जिया है अभी तक, ठीक है, वो उसका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं आपके अनुभव से अलग है, आपका अनुभव अलग होगा, ठीक है। जैसे अब हम कहें कि एक बच्चा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है बचपन से, और उसके माँ बाप जो है वो गरीब हैं,
ठीक है, वो गवर्नमेंट स्कूल जाता है, वहाँ पैसा नहीं लगता, ठीक है, गवर्नमेंट पे कर रही है उसके एजुकेशन के लिए। और एक बच्चा है जो कि काफ़ी रिच उनके माँ बाप हैं, वो जो है प्राइवेट स्कूल में जाता है, ठीक है। तो आप जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट में तो फ़र्क पड़ ही जाता है, ठीक है। उसकी जो लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग हो जाएगी, उसकी थॉट प्रोसेस अलग हो जाएगी। जो बच्चा यहाँ जो एक पुअर पेरेंट्स का बच्चा है, ठीक है, तो चाइल्ड है, उसकी जो है ना थिंकिंग अलग होगी, क्योंकि वो एक अलग एनवायरनमेंट में रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में गया है, उसकी फ्रेंड सर्कल अलग थी, ठीक है, उनके टीचर्स का सर्कल अलग था। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग दृष्टि से चीज़ों को देखेगा। और प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं एक अलग थॉट प्रोसेस से किसी चीज़ को देखेगा। तो हमारा जो हालांकि हम दोनों ने एजुकेशन लिया है, ठीक है, लेकिन हमारे जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग थोड़े बहुत होंगे, ठीक है, सिमिलर नहीं। हमारे घर में हमारे जो व्यूज़ हैं हमारी फैमिली मेम्बर में अलग हो जाते हैं, है ना। कभी आप कुछ और व्यूज़ रखेंगे किसी चीज़ के बारे में, आपके पेरेंट्स अलग रखेंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं लीव्ड एक्सपीरियंस, कि हर एक का जो एक्सपीरियंस है ना, जिया हुआ जो अनुभव है, जो वो जीता है, वो अलग होता है, ठीक है। परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय डिफरेंट सोशल कैटेगरीज, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर परसेप्शन ऑफ स्पेस, कोई जगह है तो उसके बारे में क्या परसेप्शन का मतलब होता है, एक इमेज बनाना, है ना। तो वो इमेज जो है ना, पीपल टू पीपल वेरी करता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, एक टाउन का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए सिटी का ले लेते हैं, ठीक है। तो सिटी में जो एक वेल एजुकेटेड, ठीक है, फैमिली है, वो रह रही है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सिटी को हो सकता है वो किस तरह से देखें कि सिटी जो है वहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीडम है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, और आप कहीं पे खाने पीने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो विलेज में रह रहा है, वो यहाँ से अगर सिटी जाएगा जैसे कि दिल्ली या मुंबई, उसके लिए उस सिटी का परसेप्शन क्या है मालूम है। वो देखेगा कि ये क्या है, ये जो स्पेस है सिटी मुंबई या दिल्ली, क्या है, इस सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो मॉल देखने नहीं जाएगा, उसके दिमाग में मॉल नहीं होगा प्रायोरिटी, उसके दिमाग में होगा वो मुंबई को जॉब से इक्वेट करेगा दिल्ली को, कि मुंबई और दिल्ली क्या है, जॉब है, एम्प्लॉयमेंट। हम और आप, जैसे किसी को अच्छा एजुकेशन लेना है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि दिल्ली में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मुझे एजुकेशन के लिए वहाँ जाना है, तो वो दिल्ली को क्या है ना, गुड एजुकेशन से रिलेट करेगा। तो परसेप्शन ऑफ स्पेस मतलब एक स्पेस का जो इमेज है ना, वो अलग अलग होगा, पीपल टू पीपल वेरी करेगा। और ये किसी चीज़ के बारे में, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की बात हो सकती है, आपका जहाँ पे घर है उसकी परसेप्शन की बात की जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो आप खुद कर सकते हो, घर पर थोड़ा बहुत सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो अलग सोशल ग्रुप है, सोशल बैकग्राउंड से है, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से है, तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया के लिए जो उनका एक इमेज है वो अलग अलग होगा। ये अलग अलग होता ही है, हर एक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। तो बिहेवियरल स्कूल वाले बोलते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति के इस सोच को समझने की ज़रूरत है, तभी हम सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो कहते हैं बिहेवियरल स्कूल वाले जो ह्यूमन जोग्राफर्स हैं कि हमें हर एक व्यक्ति के लिव्ड एक्सपीरियंस को समझने पर ध्यान देना चाहिए या उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद तो हाँ वो लास्ट टॉपिक होगा, उसको ठीक से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, बाय।